दिस इज द नेक्स्ट क्लास ऑफ कैपेसिटर्स और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। अभी तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, हमने देख रखा है कि कैपेसिटर होता क्या है। तो इस तरह के कुछ कैपेसिटर्स मेरे पास बाजार में अवेलेबल होते हैं और इन सब कैपेसिटर्स के ऊपर हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखी हुई है। ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है यहाँ पे लिखी हुई है 4700 माइक्रोफैरेड। अलग अलग वैल्यूज मेरे पास कैपेसिटेंस की लिख रखी है इन्होंने। और एक गुड बेसिक इवनिंग सी जो सर। डेफिनेशन, गुड इवनिंग गुरनूर, एक बेसिक सी जो डेफिनेशन कैपेसिटेंस की है वो मेरे पास ये होती है कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज इक्वल टू द चार्ज कंटेन्ड ऑन ईच प्लेट डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ये भी हमने कल की क्लास में देखा था और इसका सिंबल हमने देखा। इस तरह से हम इसका सिंबल बनाते हैं। दो प्लेट्स बनी होती है। यहाँ पे दो प्लेट्स की बना रखी है मैंने, क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज होता है, एक पे प्लस क्यू एक पे नेगेटिव क्यू। और दिस इज व्हाट माय कैपेसिटर इज। एक लास्ट चीज जो हमने कल क्या की थी, एनर्जी स्टोर्ड। तो कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसको तुम्हें Q और C की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर C और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तुम उसको कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फिर हमने कल की क्लास में ना एक क्वेश्चन देखा था। हमने देखा था कि अगर मैं अर्थ ले लूं तो अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हमने कैलकुलेट किया था दैट C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस फॉर्मूले को यूज करके अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी आ रही थी, 6400 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। दिस इज 7 1 2 3 4 5। यहाँ पे नीचे बच गया 10 रेज टू पावर 4। मतलब कि 700 माइक्रो फैराडे कैपेसिटेंस आ रही थी अर्थ की। मतलब कि अगर तुम बहुत बड़ा स्फीयर ले लोगे, अर्थ जितना बड़ा स्फीयर ले लोगे, अर्थ से बड़ा स्फीयर तो नहीं ले सकते ना, है ना। ऐसा तो है नहीं तुम जुपिटर को उठा के ले आओगे और अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में रख दोगे। तो बड़ा सा बड़ा जो तुम्हारे पास स्फीयर हो सकता है दुनिया में नहीं, मतलब तुम्हारे पास जो हो सकता है वो अर्थ हो सकता है। और उसकी कैपेसिटेंस आ रही है सिर्फ 700 माइक्रोफैराडे। इसका मतलब ये जो स्फेरिकल कंडक्टर्स होते हैं, जो स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं, ये ज्यादा काम के होते नहीं है। तो इसीलिए हम आज की क्लास में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसी में से तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 95% ऑफ द क्वेश्चंस जो हमको पूछे जाते हैं दे आर फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कभी कभी ऐसा होता है, एक आधी बारी तुमको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर में से, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तुमको दिख ही रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स लगी हुई है यहाँ पे, एक ये ब्लू कलर की प्लेट लगी है, एक ये नीचे प्लेट लगी है। इसका कलर मेरे को पता नहीं, ठीक है। सो एक पे चार्ज है प्लस क्यू, दूसरी प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। तो जो भी तुम्हारे सिलेबस में कैपेसिटर्स हैं उस पे इसी तरह से चार्ज आएगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। कोई कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसको हम बाद में देखेंगे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम देखेंगे कि अगर चार्ज डिफरेंट हो गया तो फिर हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारा एक प्लेट पे चार्ज होगा प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज होगा नेगेटिव क्यू, और इन दोनों प्लेट्स का कुछ एरिया होगा। लेट्स से इसका एरिया है A1, पूरी प्लेट का एरिया A1, और ये दूसरी प्लेट है, इसका एरिया A2। और ये जो एरिया है, ये दोनों एरियाज इक्वल होने चाहिए। एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, तभी वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन पाएगा। और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी होना चाहिए, D। अब ये D डिस्टेंस हमने दिखा तो रखा है यहाँ पे बहुत बड़ा एरो लगा के, लेकिन एक्चुअल में ये जो D डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत कम होता है। ये कुछ इस तरह से बनता है। ये तुम्हारा एरिया 1, प्लेट नंबर 1, ये दूसरी प्लेट, इसका भी एरिया A, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D। And this D distance is very 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 less than A। ये एक कंडीशन है। तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बनाने की दो कंडीशंस है मेरे पास। एक तो ये फर्स्ट कंडीशन इज दैट distance between the two plates should be very less, should be very less than
द एरिया ऑफ द प्लेट्स। ये वाली चीज हम क्यों बोल रहे हैं? ताकि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर कोई भी चार्ज बैठे ना, उसको अगर ये वाला डिस्टेंस क्रॉस करके जाना है तो उसको ऐसा लगे कि भाई ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है ना। अब तुम बोलोगे ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट तो है नहीं, लेकिन ये इनफाइनाइट है, ठीक है। मान लो ये पूरा का पूरा हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डॉट लगा दूं, इस डॉट को तुम बोलो कि भाई पूरा चल के तुम्हें यहाँ पे इस कॉर्नर पे जाना है, तो इस डॉट के लिए जो बहुत छोटा है, मान लो ये छोटा सा बग है कोई, ठीक है। मान लो तुम एक किसी चींटी को तुम स्टेडियम में छोड़ दो, ये इतना बड़ा तुम्हारा स्टेडियम है, बीच में यहाँ पे तुमने एक छोटी सी चींटी को छोड़ दिया, तुमने इस चींटी को बोल दिया कि भाई ठीक है एक चक्कर लगा के आओ, तो उसके लिए तो यही हो जाएगा ना कि इन्फिनिटी में जा रही हूँ मैं, है ना। तो रिलेटिवली उसके अकॉर्डिंगली वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तुम्हारे लिए तुम्हें स्टेडियम छोटा सा लगता होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत बड़ा है ना। सिमिलरली एक्सक्यूज मी, अगर डी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एरिया से बहुत ज्यादा कम है, तो हम इसको बोलेंगे दैट दिस एरिया इज ऑलमोस्ट लाइक एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। तो ये जो दोनों के दोनों शीट्स होगी, ये इस तरह से हम बनाएंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। ये मैंने दिखा दिया तुमको डी बहुत ज्यादा, ये डी तुमको इतना ज्यादा दिखता नहीं होगा, ठीक है। दिस डी इज मच 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 लेस देन द एरिया ऑफ द प्लेट, करेक्ट। और इनफाइनाइट लॉन्ग शीट के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, मैं उसको एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है जिसके ऊपर चार्ज इज क्यू, फिर इस शीट से किसी भी पॉइंट पे अगर हम r डिस्टेंस दूर चले जाएं, तो याद है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर मेरे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है जिसके ऊपर चार्ज है q, यहां से किसी भी पॉइंट r पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, where my sigma is the charge density. Sigma means charge per unit area. Okay. अब तुमको ये फॉर्मूला नहीं याद था, इसका मतलब तुम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक से भी रिवाइज नहीं किए। आई वुड रिकमेंड कि तुम कहीं ना कहीं से टाइम चुरा लो। मेरे को पता तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स केमिस्ट्री, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तुम टाइम निकाल के पिछले चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये जो आगे के 5 चैप्टर्स है ना, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इस पूरी ब्रांच को हम, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक। इसमें पता क्या होगा, पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, उस टर्म को यूज करके दूसरी टर्म पढ़ेंगे, फिर उस दूसरी टर्म को यूज करके तीसरी टर्म पढ़ेंगे। ऐसे करते करते ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से ये इंटर रिलेटेड है। हम्म? अभी अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो आज की क्लास में तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार चलो थोड़ा सा कम समझ में आया। थोड़ा सा तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है पता तो चल गया, लेकिन थोड़ा सा कम पता चला। कल की क्लास में ये वाली फीलिंग थोड़ी सी ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी तुमको। हम्म? फिर परसों की क्लास में ये वाली फीलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। स्लोली व्हेन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, मैग्नेटिज्म में आते आते फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो ये सारी टर्म्स इकट्ठी हम यूज करेंगे। कहीं ना कहीं से हम कैपेसिटर को ले आएंगे, कहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ले आएंगे। तब ये फीलिंग बहुत ज्यादा तुम्हें आने लगेगी कि यार कुछ सब इंटरमिक्स्ड हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रिवाइज करते रहना, ठीक है। एक इनफाइनाइट जो लॉन्ग शीट होती है मेरे पास, इस इनफाइनाइट शीट से आर डिस्टेंस पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इलेक्ट्रिक सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा है, जिसमें हमने किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, गॉस लॉ को पढ़ने के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था। ऑलराइट, तो ओके, ट्विंकल यू डिस्कनेक्टेड, डोंट वरी, तुमने कुछ मिस नहीं किया। सो कंडीशंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाने के लिए जो दो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहली कंडीशन होती है वो ये कि ये जो डी है, ये डी बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए देन दिस एरिया, ताकि ये एरिया ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट बन जाए। और सेकेंडली, जो दोनों प्लेट्स का एरिया है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। दोनों प्लेट्स का एरिया आपस में इक्वल होना चाहिए, और इसी को हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
जो हमारे सर्किट्स में बार बार हम यूज करते हैं ना, ये वाला, ये सारे कैपेसिटर्स कौन से हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ओके, सो नाउ हमको पता चल गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। अब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। हम्म, तो मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, उसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा है इस तरह से। इसके ऊपर चार्ज आ गया मान लो प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, हमें निकालना है इसकी कैपेसिटेंस। ओके, तो इसमें भी कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स मैं यूज करूंगा, तो तुम्हें आना चाहिए उसको। मैं बीच बीच में रिवाइज कराता जाऊंगा, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख ले हम, क्या होता है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो हमको दे ही रखा है, इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना है Q, इसके ऊपर कितना है माइनस Q, चार्ज हमको दे रखा है। अगर हमको कहीं ना कहीं से ये पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को अगर पता चल जाए, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्लग इन करके, पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पे डाल के निकाल लूंगा कि कैपेसिटेंस कितनी है इसकी। तो अभी हमारा जो मेन प्रॉब्लम रहेगी, वो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी रहेगी कि ये दो प्लेट्स है मेरे पास, इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू। दोनों के बीच में अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को निकालना है, ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए once again I will have to go back to my chapter number 1। हमने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट एनी प्लेस, तो उस जगह पे दो पॉइंट्स के बीच में, लेट्स से वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B, दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मान लो इनके बीच का डिफरेंस D है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा ED। ओके, कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, कौन से पॉइंट का कम होगा, वो हम बाद में देखेंगे। ये हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो बी का पोटेंशियल कम होगा, बट एज ऑफ नाउ किसका कम है किसका ज्यादा, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है जी, समझ आ रहा है? बीच बीच में थम्स अप दे दिया करो मेरे को, ठीक है। So potential difference between these 2 points is electric field times the distance between these 2 plates. Distance between these 2 plates तो मेरे को पता है D। Distance हमको पता है D। बस एक ही प्रॉब्लम रहेगी अब हमारी, क्या हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दो चार्जेस की वजह से होगा। सबसे पहला तो Q, प्लस Q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, एक तो प्लस Q चार्ज की वजह से, एक माइनस Q चार्ज की वजह से। और प्लस Q चार्ज अगर तुम ध्यान से देखो, ये है क्या, ये तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है ना कंडक्टर की। तो इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ड्यू टू प्लस Q। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर तुम ध्यान से देखो ये E2, ये भी तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ही है ना, तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दूं,
तो किसी भी पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट वुड बी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कौन सी प्लेट ज्यादा पोटेंशियल पे है, कौन सी प्लेट कम पोटेंशियल पे, वो हम बाद में देखेंगे। बट इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज E times D, that means sigma divided by epsilon naught times T. Correct? This is sigma D by epsilon naught. और सिग्मा की वैल्यू हमको पता है, सिग्मा क्या होता है जी, सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इनटू D divided by epsilon naught. This is the value of my potential difference between two plates. हम इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को यहां पे प्लग इन कर देते हैं ऊपर अपने फॉर्मूले में। सो दिस इज Q divided by QD multiplied by A epsilon naught is equal to area times epsilon naught divided by D. This is the value of capacitance of a parallel plate capacitor. ठीक है जी। ये उस केस में होगा जब ये कैपेसिटर स्पेस में पड़े। देखो ये कैपेसिटर अगर हमने हवा में लगा रखे तो ये दो प्लेट्स होती हैं, दिस इज Q, दिस इज नेगेटिव Q। इनके बीच में अगर हवा है तो इसका जो परमिटिविटी होती है दिस इज एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर इसके बीच में मैं कोई और मटेरियल रख दूं तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ऑफ दैट मटेरियल। तो तुम जनरल फॉर्मूला भी लिख रो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एरिया टाइम्स एप्सिलॉन ऑफ दैट मटेरियल। एप्सिलॉन ऑफ दैट मटेरियल को हम कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन ऑफ नॉट मल्टीप्लाइड बाय relative permittivity divided by D। इसको हम लिखते हैं कैपेसिटेंस। अगर तुम्हें relative permittivity की टर्म्स में नहीं लिखना तुम इसको लिख सकते हो एरिया इनटू एप्सिलॉन ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय D। इसको हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस। एक चीज तो तुमने रियलाइज कर ही ली होगी कि पिछले टॉपिक्स आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो एक काम करो, इसको नोट कर लो फिलहाल, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जस्ट नोट दिस डाउन। इफ एनी डाउट्स, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई दिक्कत लग रही है कि यार ये वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिया, ये वाली स्टेटमेंट कैसे आ गई, यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी। और इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कितनी होती है, एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी। हो गया जी। ओके अगर नहीं हुआ तो इसकी फोटो वोटो खींच लो या फिर मैं तुमको वीडियो भेज दूंगा, नोट्स तुम बना लेना इसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन करते हैं हम इसका, ठीक है। तो तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक द नेगेटिव क्यू प्लेट। एक कैपेसिटर दे रखा है मेरे को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं, उसकी जो माइनस क्यू वाली प्लेट है ना, उसका डिस्टेंस डबल करना है प्लस क्यू से। मान लो यहाँ पे है तुम्हारे पास प्लस क्यू, यहाँ पे है तुम्हारे पास माइनस क्यू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है डी।
यहाँ पे पड़ा है तुम्हारे पास कैपेसिटर पड़ा है, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें इसको खींच के लेके जाके माइनस क्यू वाली प्लेट को, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको खींचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा ऑल द टाइम। तो इसको तुम अगर खींच के लेके जाओगे तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा इस प्लेट के ऊपर। तुम्हें नेगेटिव क्यू वाली प्लेट को यहां पे लेके आना है ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बन जाए 2d। ठीक है जी। तो बहुत आसान है, अगर तुम सोच के देखो। कभी भी तुम्हें निकालना हो कि वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, याद है वो वाले क्वेश्चंस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 कूलम चार्ज यहाँ पड़ा है, 2 कूलम चार्ज यहाँ पड़ा है, इस 1 कूलम को उठा के इन्फिनिटी पे रख के आना है, इन्फिनिटी से -4 को लेके आना है, वो सारी चीजें। तुम एक ही काम करो कि पहले तुम एनर्जी देख लो कितनी है, एनर्जी 1, बाद में एनर्जी देख लो कितनी है, एनर्जी 2। जितनी एनर्जी बढ़ गई मतलब कि उतना तुमको काम करना पड़ा, एज सिंपल एज दैट। मान लो मेरे हाथ में कोई पेन है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, फिलहाल इसकी एनर्जी है 10 जूल। मैंने इसको ऊपर उठा दिया, अब इसकी एनर्जी होगी 15 जूल। तो मैंने इस पे कितना काम कर दिया, 5 जूल। सिंपल ना, है ना। पहले एनर्जी थी, तुमने कुछ और एनर्जी ऐड कर दी, अब उसके बाद क्या होगा, एनर्जी जो एक्स्ट्रा वाली है, जो E2 माइनस E1 है, सो दिस वाज 10 फर्स्ट, बाद में हो गया 15। तो मैंने इस पे कितना काम कर दिया, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 15 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 5 जूल। मैंने पेन पे काम कर दिया 5 जूल। तो हम यही काम करेंगे दोबारा से। हम देखेंगे कि कैपेसिटर की पहले एनर्जी कितनी थी और कैपेसिटर की बाद में एनर्जी कितनी है। ओके, तो एनर्जी का एक बार फॉर्मूला देख लें हम। एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, हमारे पास एनर्जी के काफी सारे फॉर्मूलाज हैं। एक तो मैंने देखा था, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो ये फॉर्मूला हमने देखा था। हम्म, एक हमने फॉर्मूला देखा था, हाफ टाइम्स, यहाँ पे क्यू को मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ, डेल्टा वी को मैं क्यू और सी की फॉर्म में लिख देता हूँ। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, सो दिस इज हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर बाय 2c। एक ये तरीका है। आई थिंक ये वाली इक्वेशन को हम यूज कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। इसको पता मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्यू तो सेम ही रहेगा, जब तुम ये डिस्टेंस बढ़ा दोगे क्यू तो सेम रहेगा। ये डी की वैल्यू चेंज होने से कैपेसिटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हमने फॉर्मूला पीछे देख रखा है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एरिया अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में कहीं पे, रंग बदल के लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एरिया अपॉन डी इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में, पहले केस में देखते हैं, ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में एनर्जी कितनी है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। दिस इज केस नंबर 1। सेकंड केस में क्या होगा, एनर्जी 2, दिस इज फर्स्ट केस, एनर्जी 1। सेकंड केस में क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, अब c चेंज हो जाएगा। देखो डिस्टेंस हो गया डबल, डिस्टेंस इज डबल्ड, सो c वुड बी हाफ्ड, है ना। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस मेरा डबल हो गया, मेरे को d से 2d करना है, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे हाफ हो जाएगा c/2, विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय c। तो पहले इसकी एनर्जी थी क्यू स्क्वायर बाय 2c, बाद में इसकी एनर्जी होगी क्यू स्क्वायर बाय c। तो हमने अपनी तरफ से कितनी एनर्जी दे दी, E2 माइनस E1, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर बाय c माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2c, which is equal to q square by 2c, and this is the right answer.
ओके थोड़ी सी मैंने तुमको फीलिंग देने की कोशिश की है कि किस तरह से तुमको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें तुमको आना चाहिए कि मान लो दो प्लेट्स हैं, तो एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट। इसकी डायरेक्शन की हम बात नहीं करते। देखो ये तो प्लस क्यू है चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये तो मेरे को पता ही है, ये प्लस क्यू वाला माइनस क्यू को इधर खींचेगा, माइनस क्यू वाला प्लस क्यू को इधर खींचेगा। डायरेक्शन का हिसाब तो हम अपने बुद्धि से लगा लेंगे, ठीक है, विजडम से लगा लेंगे, डायरेक्शन किधर जाएगा वो मेरे को पता है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो डायरेक्शन का तो हम बाद में हिसाब लगा लेंगे। लेकिन एक बार तुम थोड़ा सा मैग्नीट्यूड देख लें कि ये जो प्लस क्यू वाली प्लेट है, ये प्लस क्यू वाली प्लेट माइनस क्यू वाली प्लेट को कितनी फोर्स के साथ यहां से खींच रही होगी, और वही सेम फोर्स के साथ माइनस क्यू वाली प्लेट प्लस क्यू वाली फोर्स को खींच रही होगी। न्यूटन भाई साहब ने बोला था हमको, तीसरा लॉ दिया था, अगर तुम किसी चीज को इधर खींच रहे हो किसी फोर्स से, उसको उल्टी डायरेक्शन में खींचने वाली भी दूसरी फोर्स तुमको मिल जाती है, ठीक है। तो एक चीज कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये जो प्लस क्यू वाली प्लेट है, ये इस माइनस क्यू वाली प्लेट को कितनी फोर्स के साथ खींच रही है, कैलकुलेट करके देखते हैं। और इसको कैलकुलेट करने से पहले हम एक दोबारा से देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज या फिर बाय अ टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमको फोर्स निकालनी है क्यू कूलम चार्ज के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन क्यू कूलम चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय क्यू। फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज की वैल्यू। तो मान लो ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है प्लस क्यू, इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव प्लेट के ऊपर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हर जगह पे इतना ही फील्ड होगा, है ना, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। इनफाइनाइट लॉन्ग जो कंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट पे इस प्लेट से दूर अगर तुम जाओगे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब कि यहाँ पे भी जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो फोर्स लगेगी इस प्लेट के ऊपर, दिस फोर्स वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू। मैं इसको नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि डायरेक्शन का हिसाब हम इसका अलग से लगा लेंगे। सो दिस शुड गिव यू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्यू, एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया। तो ऊपर दो बार क्यू आ जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट। दैट मीन्स एक कैपेसिटर में जो एक प्लेट दूसरी प्लेट को खींचती है, it pulls the other plate with a force of q square by 2a epsilon naught। ठीक है। आई नो तुम में से कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार इतना कुछ कैसे याद रखेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके दिखाऊं, तो ये तो चलो क्वेश्चन था, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d। फिर अगर कोई और मटेरियल है, ये तो चलो तुम ड्राइव कर लोगे, जो राइट्स वाली साइड में लिखे ये तो तुम ड्राइव कर लोगे इससे, लेकिन ये वाला तो तुमको याद होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद चलो ये तो पुराना है, यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं सीखा, लेकिन यहाँ पे कुछ एनर्जी के हमने फॉर्मूलाज सीखे थे। फिर जो सबसे बेसिक वाला था वो तो हमने सीखा ही था, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा V। और फिर उसके बाद अभी हम ये नई चीज सीख रहे हैं, फोर्स ऑन वन प्लेट टू द अदर। तो अभी सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कहाँ से याद रखेंगे, लेकिन पहली बार कर रहे हैं ना ये चैप्टर,
इसलिए ऐसा लग रहा होगा। याद है वो सारी इक्वेशंस याद होगी ना एकदम से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। कोई दिक्कत नहीं है, ये सबको याद होंगी ये सारी इक्वेशंस। लेकिन जब 9th क्लास में पहली बार ये पढ़ाई गई थी इक्वेशंस, तब एकदम से ऐसा लगा था ना कि यार क्यों ही बड़े हो गए, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दिस, तुम इसको 3-4 बार रिवाइज करोगे क्योंकि नई टर्म्स है, पहली बार हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। ये जो रेजिस्टर वगैरह था इसके बारे में हम पहले बहुत पढ़ाई कर चुके हैं, तो रेजिस्टर को आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें पावर क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी क्या होगी। लेकिन दिस कैपेसिटर इज समथिंग न्यू फॉर अस, रिलेटिवली न्यू फॉर अस। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, 3-4 बार रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स बना लेना अपने शब्दों में। अगर अभी ऑन द स्पॉट बना सकते हो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ये वीडियो को दोबारा देख के बना लेना, या फिर इसकी फोटो खींच लो, या फिर कुछ भी करो, ठीक है। तुम अपना प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आई वांट दिस थिंग टू गो इन योर तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठ जानी चाहिए ये सारी चीजें। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से हमने फॉर्मूले रट लेना, अगर तुमने ये वाला फॉर्मूला रट लिया, एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, तो आईआईटी जेई वाले क्या करते हैं, वो सीधा सीधा तुमको क्वेश्चन तो पूछते नहीं है कि भाई 2 प्लेट्स हैं, बताओ ये वाली प्लेट इस पे कितनी फोर्स लगाएगी, है ना। अगर इतना आसान होता फिर तो कहाँ का आईआईटी जेई, फिर तो कोई भी पहुंच जाता आईआईटी में, है ना। तो इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 15 लाख बच्चे पेपर देंगे आईआईटी का, उसमें से कुछ 10,000 बच्चों का सही से रैंक आ जाएगा, दैट मीन्स 1/300। हर एक बच्चा जो आईआईटी जेई में सेलेक्ट होगा, उसके पीछे 299 बच्चे खड़े होंगे जो आईआईटी जेई में नहीं सेलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये कि अगले 6-7 महीने जो भी है तुम्हारे पास समय, ज्यादा समय है नहीं, कितना चल रहा है, मई हो गया ना, जून जुलाई, तुम्हारे पास लगभग 7.5 महीने। दिसंबर में तुम्हारा आईआईटी जेई मेंस हो जाता है, तो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 7.5 months, ठीक है जी। इसके अंदर ही भोड़ना है तुमको, जो भी पढ़ाई करनी है, जो भी तैयारी करनी है, 7.5 महीने के अंदर अंदर ही करनी है। और मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में यू हैव अ +1 एंड देन यू हैव अ +2। +1 के अंदर फिजिक्स के 10 चैप्टर, मैथ्स के 10 चैप्टर, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर। +2 के अंदर फिजिक्स के 10 चैप्टर, मैथ्स के 10 चैप्टर, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर। तो ये हो गए टोटल 60 चैप्टर। 60 चैप्टर बन गए ना। अगर तुम सोचो कि तुम एक एक चैप्टर पे एक हफ्ता भी लगाओगे, अगर तुम एक चैप्टर पे एक एक हफ्ता भी लगाओ ना, सोचो अगर तुम, तो तुम्हें अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, अपनी रिवीजन राइट नाउ। तो तुम सोच के देख लो, तुम्हारे पास अगर तुम एक चैप्टर पे एक हफ्ता भी लगाओगे, तो तुम्हारे पास समय बहुत कम बच गया। पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं हमारे पास, 52 वीक्स। पूरे साल में यू हैव 52 वीक्स, और ये साल का ऑलमोस्ट 40-45% खत्म हो चुका। तो तुम्हारे पास इन अ नट शेल जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समय बहुत कम है। प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग, जो भी सारी चीजें तुमने पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में फिर भी तुम्हें कम रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ये जो बाकी है ना, मैथ्स वगैरह, ये सारी चीजें, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। मैथ्स तुम्हें आंसर लिख लिख के सॉल्व करने पड़ते हैं। फिजिक्स का तो क्या है कि भाई मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया, तो तुम अब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के ऑप्शंस ऑप्शंस पुट करके तुम आंसर निकाल दोगे। लेकिन मैथ्स में तुमको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है जी। तो यू स्टार्टिंग, ठीक है। अब अगला टॉपिक, हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स अगर मेरे को सीरीज में दे रखे हैं या फिर पैरेलल में दे रखे हैं, तो फिर क्या होगा। जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, जिस तरह से हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज का मतलब जो लाइन में लगे हुए हैं, पैरेलल का मतलब जो कि सर्किट्स पैरेलल है, इनको हम बोल देते हैं सीरीज, इनको हम बोल देते हैं पैरेलल। तो इसमें क्या हो रखा है, ये जो दो हैं, ये तो सीरीज में हमने लगा रखे हैं,
फिर ये जो दो हैं वो इस 100 वाले के साथ पैरेलल में लगा हुआ है। फिर ये जो 20 वाला है ये इन दोनों के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी कहानी तो तुमको पता ही होगी, ये हमने रेजिस्टेंसेस में सारी कहानी सीख रखी है। तो अब हम देखेंगे कि अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, कि जैसे ये कैपेसिटर है, एग्जांपल ले लेते हैं एक लेट्स से ये 6 फैराडे का, एक और हमने लगा दिया यहाँ पे 6 फैराडे। दो हमने कैपेसिटर लगा दिए, दोनों सीरीज में लगा दिए, और इनके अक्रॉस हमने वोल्टेज दे दिया मान लो 10 वोल्ट। हमें निकालना है इनका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, कि अगर नेट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, कि इसकी जगह अगर एक ही कैपेसिटेंस होता है इस तरह से, अगर दो कैपेसिटर्स की जगह हमको एक कैपेसिटर लगाना होता सी, तो इस एक कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है, उसको हम बोलते हैं नेट कैपेसिटेंस ऑफ दीज टू इन सीरीज। ठीक है, अपना एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड पे अलग रंग से। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चीज तो मेरे को सीधी सीधी यहाँ पे क्या समझ में आ रही है, कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा डेल्टा V1, इसके अक्रॉस ड्रॉप डिफरेंट होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप मतलब कि डिफरेंट हो सकता है, सीरीज में डिफरेंट हो सकता है ड्रॉप। अगर मान लो ये 5 की जगह मैंने 8 फैराडे ले लिया होता, तो यहाँ पे ड्रॉप डिफरेंट होता, यहाँ पे ड्रॉप डिफरेंट होता। हुँ? लेकिन जो दोनों के बीच में से चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी सेम, मतलब दोनों का क्यू सेम होगा। क्यू सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों के बीच में से करंट फ्लोइंग इज सेम। ठीक है, यहां से अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो इसके बीच में से भी फ्लो करेगा, पहले कैपेसिटर में से दूसरे कैपेसिटर के बीच में से भी आई फ्लो करेगा, मतलब दोनों के बीच में से करंट फ्लोइंग वुड बी सेम। एंड आई नो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद है बेसिक 9th क्लास में पढ़ाया था, करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब दोनों कैपेसिटर्स के बीच में से जो चार्ज फ्लो करेगा वो सेम होगा। दोनों कैपेसिटर्स के बीच में से चार्ज फ्लोइंग वुड बी सेम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो डिफरेंट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो पहले के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप प्लस दूसरे के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को तुम क्या बोल सकते हो, Q बाय C। पहले के अक्रॉस पोटेंशियल के ड्रॉप को तुम क्या बोल सकते हो, Q। इसको मैं Q1 नहीं लिख रहा क्योंकि ये सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय C1 प्लस Q डिवाइडेड बाय C2। प्लीज गिव मी अ थम्स अप, समझ आया? ओके, हम किस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, कि पोटेंशियल जो टोटल ड्रॉप है दिस इज इन टू पार्ट्स, ड्रॉप एट वन एंड ड्रॉप एट सेकंड। तो पहले के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको मैं लिख रहा हूं चार्ज अपॉन C1, दूसरे के अक्रॉस चार्ज अपॉन C2, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। यहां से अगर तुम्हारा Q Q Q कट जाएगा एंड यू विल हैव 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। एग्जाम्पल कर लें एक, मान लो एक कैपेसिटर है तुम्हारे पास, एक दूसरा कैपेसिटर है, दिस इज 3 माइक्रो फैराडे, दिस इज 6 माइक्रो फैराडे। दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, दिस इज 10 वोल्ट।
So you find the net capacitance. So net capacitance, अब ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो तुम बोल सकते हो capacitance in series is equal to capacitance of the first one plus capacitance of second one is equal to 1 by 3 plus 1 by 6 is equal to, इसका तुम अगर LCM ले लोगे, so this will be 2 by 6 plus 1 by 6 is equal to 3 by 6 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by CS. So your series में capacitance comes out to be 2 microfarad. मतलब कि जो काम रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में होता है, रेजिस्टर्स के साथ पैरेलल में यही चीज होती है ना, वही सेम चीज कैपेसिटर्स के साथ सीरीज में हो जाती है. ओके. और अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, फिर क्या कर सकते हैं हम? दो कैपेसिटर्स अगर मेरे पास पैरेलल में लगे हुए हैं, लेट्स से वन कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है हमने बैटरी से. तो दोनों कैपेसिटर्स C1 और C2, दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस क्या चीज सेम होगी? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, क्योंकि मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, सो ये पॉइंट है +10 पे, ये पॉइंट है 0 वोल्ट पे, तो ये भी पॉइंट होगा +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10, ये पॉइंट कितने पे हो जाएगा? +10 वोल्ट पे. ये पॉइंट है 0 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 0, ये पॉइंट हो जाएगा 0. फिर ये पॉइंट भी +10 +10 +10 +10, यहां तक आ गया मेरे पास +10, और ये 0 0 0 0 0 यहाँ पे आ गया 0. मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 10 वोल्ट का. सिमिलरली ये पॉइंट भी हो जाएगा 10 वोल्ट, ये पॉइंट भी हो जाएगा 0 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट. दोनों क्योंकि पैरेलल में लगे हैं, मतलब इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा. पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा मतलब कि दोनों का डेल्टा V तो सेम होगा, तो कौन सी चीज डिफरेंट होगी? दोनों में से करंट फ्लोइंग वुड बी डिफरेंट. अगर यहां से I फ्लो कर रहा है तो क्रिचॉफ्स करंट लॉ लगेगा, यहाँ पे I करंट यहाँ पहुंच जाएगा I, उसके बाद आधा करंट ऊपर चला जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं I1, आधा करंट नीचे चला जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं I2. So you can say your current will divide in two parts, I1 plus I2. And I know my current is equal to rate of flow of charge. So can I say charge is equal to charge 1 plus charge 2? यहां से कुछ चार्ज चलेगा, आधा ऊपर चला जाएगा, आधा नीचे चला जाएगा. और I know capacitance is equal to charge upon potential difference. इसका मतलब charge is equal to capacitance into potential difference. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ capacitance in parallel into potential difference is equal to capacitance of the first one into potential difference plus capacitance of the second one into potential difference. तुम्हारा potential difference कट जाएगा तीनों terms में, and you will have capacitance in parallel is equal to sum of capacitances. मतलब कि जो पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे होते हैं, इनके साथ वही काम होता है जो सीरीज में रेजिस्टेंसेस होते हैं. R1 प्लस R2 हो जाता है ना, वही वाली चीज हो जाती है अगर पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर्स लगे. ओके. चलो जी, आज की क्लास को खत्म करने से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं. सो दिस क्वेश्चन इज, मान लो तुम्हारे पास दो कैपेसिटर्स हैं. सो फर्स्ट वन इज 6 माइक्रोफैराडे and second one is 3 microfarad.
इन दोनों को हमने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी के साथ जिसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। ओके, और तुमको क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे पहला क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट मींस you have to find equivalent capacitance. This is the first question. दूसरा क्वेश्चन है you have to find the charge on each capacitor. दोनों कैपेसिटर्स पे सेम ही चार्ज होगा, तुमको कैलकुलेट करना है वो कितना चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल ड्रॉप across each capacitor. हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। So फर्स्ट का तो है 0.5 ओके 0.5 श्योर या 1/2। ओके चलो एक बार देखते हैं 1 बाय 1 करते हैं इसको, ठीक है। दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दिस वुड बी इक्वल टू ओके 2 होगा। yeah this would be 2, so 1/6 plus 1/3 which is equal to 1/2। तो इक्विवेलेंट जो मेरे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा दैट वुड बी 2 माइक्रोफैरड। पहले पार्ट का मेरा आंसर आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वुड बी 2 माइक्रोफैरड। दूसरे पार्ट का आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। So charge would be equal to 2 multiplied by 12 is equal to 24 microcoulomb। ठीक है, नो डाउट्स यस है ना। ये 12 वोल्ट दे रखे हैं हमको, 12 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और 2 माइक्रोफैरड मेरे को दे रखा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो 2 into 12 कितना हो गया 24, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो लगा है इसलिए मैंने आगे लगा दिया इसके माइक्रोकूलम्ब। ओके सो चार्ज पता चल गया, मतलब कि यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम्ब, इसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा 24 माइक्रोकूलम्ब। Now next thing is potential drop across each capacitor। अब 2 कैपेसिटर्स तुमको दे रखे हैं, तुमको पता चल गया दोनों के अक्रॉस चार्ज क्या है। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। किस तरह से हम कर सकते हैं इसको, 1 minute सर। वही फॉर्मूला तुमको यूज करना पड़ेगा, दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल ड्रॉप। सर 4 and 8 4 and 8 ठीक है जी। तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 4 वोल्ट और 8 वोल्ट। एक चीज तुमको याद रखनी है कि जो दोनों का सम आना चाहिए 4 वोल्ट और 8 वोल्ट, दोनों का सम आना चाहिए हमारे पास 12 वोल्ट। ठीक है, जो कि सही आ रहा है तो मतलब ये आंसर सही होगा। फिर एक लास्ट चीज हमको निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू टाइम्स डेल्टा वी, या फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हमारा कैपेसिटेंस और डेल्टा वी होगा। ओके
So what I want you to do is एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लो. सो यू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे. हमने थोड़ा सा वेगली ऊपर ऊपर से हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या इसके आंसर्स आएंगे, लेकिन हम इसको प्रॉपरली दोबारा से डिस्कस करेंगे कल की क्लास में. ऑलराइट, और फिर उसके बाद कल की क्लास में हम ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स होंगे पैरेलल में. जैसे हम रेजिस्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना, कि सीरीज में होता है, फिर पैरेलल में होता है, फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी जा रही होगी, कितना करंट जा रहा होगा. इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कैपेसिटर्स के, जिसमें मेरे पास कैपेसिटर्स की काफी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस हैं. और ये सारे क्वेश्चंस करेंगे हम कल की क्लास में, और प्रोबेबली परसों की क्लास में भी हमारा यही चलेगा. ठीक है, तो आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगर आज तुमने रिवाइज नहीं किया तो कल की क्लास में कुछ नहीं समझ में आने वाला. हाँ जी. सर जो एनर्जी स्टोर्ड वाले जो फॉर्मूला लेंगे हाफ इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी, तो सर डेल्टा वी की वैल्यू 12 लेंगे या जो अपन ने ईच उसमें फाउंड करी वो वाली लेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हम फॉर्मूला लेंगे. क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले तुम्हें वो ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूले के बाद हम देखेंगे कि वैल्यूज क्या पुट, बाद में तो आसान हो जाएगा. सबसे पहले तुम्हें यही देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे. करेक्ट, इसको सोचना एक बार अच्छे से, 4 पार्ट्स को. Okay, and then we will be doing similar questions in tomorrow's class. Okay, Okay. चलो जी. So this was all in today's class. Please homework पक्का से कर लेना. सिर्फ यही होमवर्क है जो हमारी डायग्राम है सामने, इसके तुम्हें चारों पार्ट्स करने हैं. तुम्हें एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और चार्ज निकालना है दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. हमने 2 पार्ट्स कर लिए, नीचे वाले 2 पार्ट्स हमने नहीं डिस्कस किए. यू ट्राई दिस. ऑलराइट, so this was all in today's class. I'll see you tomorrow 7:30. Please revise the class before coming tomorrow.